दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आपातकाल, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आपातकाल, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले इसमें हम आपातकाल यानी इमरजेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं क्या? न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम, न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम, राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो जाती है, या ऊपर दिए गए सभी। तो सही उत्तर है वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 360 सब सेक्शन 4 के खंड ख के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा के प्रवृत्त रहने के दौरान संघ के सिविल सेवकों और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम होते हैं। साथ ही अनुच्छेद 360 सब सेक्शन 4 के खंड क 2 के तहत राष्ट्रपति राज्य के धन विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित रखने संबंधी निर्देश भी वित्तीय आपातकाल के दौरान जारी कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा धन विधेयक को पारित करने के अधिकार से वंचित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल से, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो सही उत्तर DCBA, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है, ये व्यवस्था कब जोड़ी गई थी? तो सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। ये व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई थी, 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352(3) में संशोधन करके ये व्यवस्था की गई कि भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही कर सकता है। इसके पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर भी राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता था। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? आपको बताना है। 3 बार, 2 बार, केवल 1 बार या कभी नहीं? तो सही उत्तर है भारत में आर्थिक या वित्तीय आपातकाल जो है कभी लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का उपबंध किया गया है और भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर 3 प्रकार। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन। और तीसरा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल जो है की घोषणा प्रवर्तन में होती है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन बी। दोस्तों, जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं
और यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार इसके अपवाद हैं, यानी आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र या संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 356 ये उपबंधित करता है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 356 में प्रयुक्त राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, ये पदावली बहुत व्यापक अर्थ रखती है और किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति का स्वयं का नहीं होता है बल्कि मंत्रिमंडल का निर्णय होता है। अब आइए अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है? तो उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों, याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है। इसलिए किसी राज्य में किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति, अनुसूचित जाति अथवा जनजाति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? राजस्थान, ओडिशा, बिहार या मध्य प्रदेश? तो सही उत्तर मध्य प्रदेश। दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटों के आरक्षण का संबंध यहाँ लोकसभा से पूछा गया है या राज्य विधानसभा से, लेकिन दोनों ही मामलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं। लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 6 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सर्वाधिक 6 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक 17 सीटें उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कुल 47 और 84, यानी अनुसूचित जातियों के लिए 47 और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 84 सीटों का आरक्षण है, यानी आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें दी गई हैं? तो सही उत्तर 47। 2008 में हुए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अब आइए दोस्तों, निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपसे पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। चुनाव आयोग का गठन मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से पहले राष्ट्रपति किसका परामर्श प्राप्त करेगा? तो सही उत्तर निर्वाचन आयोग। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अनुसार जब संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाता है और इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती।
अनुच्छेद 103(2) के अनुसार राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय करते समय निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा और ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? सदन के अध्यक्ष को, सत्ता पक्ष के नेता को, संबंधित दल के नेता को या निर्वाचन आयोग को? तो सही उत्तर सदन के अध्यक्ष को। दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। ये कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अनुसार दल बदल से संबंधित मामले में संसद सदस्य की योग्यता का अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष यानी सभापति या अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये परिसीमन आयोग के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। ये परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? आपको बताना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो सही उत्तर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति। आप देख लीजिए, निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उन्हीं तरीकों से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। इस तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन जो उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो सही उत्तर है सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। उन्होंने 21 मार्च 1950 को पदभार ग्रहण किया और 19 दिसंबर 1958 तक अपने पद पर बने रहे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। 15 मई 2022 को उन्होंने भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि कितनी होती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष तक होता है, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक पूरी कर लेने पर वह 6 वर्ष से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वोट देने का अधिकार क्या है? सामाजिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संवैधानिक और विधिक अधिकार दोनों यानी सी और डी दोनों। पहले ये वोट देने का अधिकार विधिक अधिकार माना जाता था, लेकिन दोस्तों आप जान लीजिए कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्यवाद 2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वोट देने के अधिकार को न तो मौलिक अधिकार माना है न संवैधानिक अधिकार माना है, बल्कि इसे वैधानिक या विधिक अधिकार माना है। इस प्रकार का प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया था, लेकिन प्रारंभिक उत्तर पत्रक में आयोग ने वोट देने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना, लेकिन उसी के द्वारा संशोधित उत्तर पत्रक में वोट देने के अधिकार को संवैधानिक और सांविधिक दोनों मान लिया गया था। तो वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों में भी आता है। वोट देने का अधिकार या मताधिकार का वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में है। तो इस अधिनियम की धारा 79D में निर्वाचक अधिकार को परिभाषित किया गया है। तो वोट देने का अधिकार एक विधिक यानी वैधानिक अधिकार है। तो यहाँ पर अगर कोई आयोग ये मानता है कि संवैधानिक अधिकार है तो ये सही नहीं है। वोट देने का अधिकार विधिक या वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? आपको बताना है।
मार्क्सवादी, साम्यवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी। तो सही उत्तर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं, जबकि जो अन्य पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय पार्टी हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन बाद एक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देने चाहिए? आपको बताना है 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन या 50 दिन। तो सही उत्तर 30 दिन, ऑप्शन बी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी यानी जिला निर्वाचन ऑफिसर को सौंप देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, संसद या राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप जानते हैं भारत में राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रदान की जाती है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग द्वारा दी जाती है। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को मान्यता देने का प्रावधान है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जा सकती है। चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं? तो संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और उपचुनाव को संपन्न कराना और उनका निरीक्षण करना, मतदाता सूची तैयार करना, पुनरीक्षण और नवीकरण करना, चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, चुनाव में खर्च किए जाने वाले धन की सीमा तय करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्हों का निर्धारण करना, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र चुनाव चिन्हों की सूची तैयार करना, ये चुनाव निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है कैसे? यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश से या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों संविधान के 73वें संशोधन आप देख सकते हैं, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 243(2) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। भारत निर्वाचन आयोग का राज्य स्तरीय प्रतिनिधि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? 3, 4, 5 या 6। तो सही उत्तर 4 राज्यों में। किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति दी जाती है जबकि 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती है। तो ये 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? आप देखिए कि उस राजनीतिक पार्टी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। दूसरा है, उस पार्टी को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों और ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और तीसरा है, वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता रखती हो।
तो ये किसी राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए शर्तें हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। ये प्रक्रिया वही है जो किसको हटाने के लिए अपनाई जाती है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो सही उत्तर, ये प्रक्रिया उसी तरह होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं, जो भी पहले आए, और उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। और आप जान लीजिए, चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आए होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन भत्ते समान होते हैं। उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा का अध्यक्ष? तो सही उत्तर लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सांसदों का या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका चुनाव संपन्न हो जाने के बाद उनके आंतरिक मामलों में निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। नई लोकसभा का गठन होने के बाद परंपरा के अनुसार लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और उसी की देखरेख में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। परंपरा के अनुसार विपक्ष के नेता को लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाता है। इस प्रकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्रिमंडल के परामर्श पे लोकसभा की अन्य समितियों का गठन किया जाता है। दोस्तों, और जान लीजिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसदों और विधायकों का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग अपनी देखरेख में संपन्न करवाता है और स्थानीय निकायों यानी पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आपातकाल, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।